एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी में काफ़ी इसका रोल होता है। जिन लोगों को बांझपन हो, प्रेगनेंसी ना हो रही हो, चाहे उनका एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है वो मौजूद है, अब क्या हम ट्रीटमेंट करने से पहले सिस्ट निकालें? एंडोमेट्रियोसिस एक कॉमन डायग्नोसिस है और ये कैसे डायग्नोज होता है? एक चीज़ हिस्ट्री में जो पेशेंट बताती है उसमें एक कॉमन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि देयर इज़ एक पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे पीरियड्स के दिन बढ़ते हैं पेन बढ़ता जाता है। इसकी वजह से जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आमतौर पे हमें सिस्ट मिलता है। जब हमें एक सिस्ट मिलता है ओवरी में, द सिस्ट इज़ इन द ओवरी, यूट्रस का नहीं होता, उसमें ब्लड नज़र आता है तो हमें पता चलता है कि पेनफुल पीरियड्स, एक सिस्ट ओवरी में जिसके अंदर ब्लड है तो ज़्यादा चांस है ये एंडोमेट्रियोसिस हो। कुछ लोगों में बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं और वो एंडोमेट्रियोसिस नहीं होते, उनका पैटर्न थोड़ा फ़र्क होता है। तीसरा, कुछ लोगों में पैटर्न एंडोमेट्रियोसिस का होता है और हमें सिस्ट नहीं मिलता। फिर अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, हम रूटीन पेन किलर से ज़्यादा हमें यूज़ करना पड़ रहा हो या उसको और कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो जैसे उसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस सूरत में हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं जिसमें कैमरा नाफ के थ्रू डाल के, बस इतना पेंसिल जितना होता है उसका डायमीटर, कोई बड़ा ज़ख्म नहीं आता, तो हम डाल के देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट नहीं बनाता बल्कि वो अंदर पैचेस बना देता है और वो पैचेस अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखते। सो हमें डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। ये क्यों होता है? हाँ, कुछ फैमिलीज़ में टेंडेंसी देखी गई है क्योंकि हर जगह जेनेटिक्स का रोल होता है, लेकिन इसमें हो क्या रहा होता है? जो ब्लड नॉर्मल यूट्रस के अंदर बनता है और जिसने मेंस्ट्रुएशन में, पीरियड्स में बाहर चला जाना होता है, वो किसी वजह से, जो वजह अभी तक हमें 100% नहीं पता, किसी वजह से वो ब्लड बाहर जमा होता है। कभी वो ओवरी में जमा होता है तो सिस्ट बनाता है और वो पेल्विस में हर जगह जमा होता है, जैसे छींटे पड़े होते हैं ना, वहाँ पर वो एक ज़ख्म सा कर देता है। इसके साथ और क्या होता है? जहाँ पे अंदर ज़ख्म आता है वहाँ चीज़ें, एक चीज़ होती है फाइब्रोसिस होता है, चीज़ों का स्ट्रक्चर बदलता है। अगर आप कहीं चोट आती है, आपने देखा स्कार बनता है, वो स्कार बाकी स्किन की तरह नहीं होता, और अगर ज़्यादा इंजरी हो जैसे बर्न्स हैं तो वो स्कार खिंचे हुए होते हैं, सब कुछ ऐसे मुड़ा हुआ होता है। इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस अगर ज़्यादा हो ना तो अंदर चीज़ों को आपस में चिपका देता है, वो चीज़ें अपना काम सही नहीं कर पाती। अब इसका करना क्या है? इट ऑल डिपेंड्स कि किस एज में डायग्नोज हुआ है और आपके सिम्टम्स कैसे हैं और उसकी सिचुएशन कैसी है। सो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिसमें कुछ अरसे के लिए पीरियड्स रोक दिए जाएं। उसमें कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं और उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन मजबूरी होती है एट टाइम्स, जब हम कुछ अर्सा पीरियड्स रोक देते हैं तो वो जो हर महीने पीरियड्स में नए एंडोमेट्रियोसिस को फीड मिलती थी, नए सेल्स, नया ब्लड, वो जब बंद होता है तो कभी कभी सिस्ट भी छोटे हो जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस क्वाइट हो जाता है। अब ये इट वर्क्स एट टाइम्स, कभी काम करता है कभी नहीं करता। सो सर्जरी करानी चाहिए। आई एम वेरी अगेंस्ट इट बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी अनलेस के बहुत स्किल्ड हाथों में हो, और वो जो सिस्ट है या जो स्पेशली अगर सिस्ट है तो वो जिस कदर इंटैक्ट निकले, साबित निकले, तब फ़ायदा। अगर एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी सही नहीं होती और वो फ्लूइड और सेल्स इर्द गिर्द गिर जाते हैं तो जो एंडोमेट्रियोसिस पहले सिस्ट में था वो सारी जगह फैल जाएगा। सो अच्छे हाथों से सर्जरी हो, एज मच एज पॉसिबल सिस्ट को साबित निकालना होता है, और जो कहाँ और पैचेस भी होते हैं उनको भी फिर हम बर्न कर देते हैं।
इस सर्जरी के बाद भी फिर हम कुछ माह पीरियड्स को फिर रोक देते हैं, जब हम इस मकसद से कि अगर कोई सेल्स रह गए हैं तो शायद वो कुछ अरसे में ख़त्म हो जाए, एंड इट ऑफन इससे फ़ायदा होता है। सो एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस बहुत कंफ्यूजिंग है। आप जितने कंसल्टेंट्स के पास जाओगे आपको बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी और शायद वो सारे सही हों। हर एक अपनी एजुकेशन और अपने तजर्बे के बाद एक स्टेज पे पहुंचता है। सो हर एक एक्सपीरियंस फ़र्क है और हम सारे हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट एडवाइस दें, बट ये मेथड जो मैंने आपको बताया है, अगेन चेक चेक चेक, आप स्टेप वाइज चलें तो थिंग्स मूव बेटर। एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी में काफ़ी इसका रोल होता है। जिन लोगों को बांझपन हो, प्रेगनेंसी ना हो रही हो, चाहे उनका एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है वो मौजूद है, अब क्या हम ट्रीटमेंट करने से पहले सिस्ट निकालें? यस, इट इज़ अ गुड आइडिया। लेकिन सिस्ट के बाद भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस अगर हल्का फुल्का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अंदर काम कर रहा होता है, वो ट्यूब्स को सही काम नहीं करने देता, वो एग को सही अपना काम नहीं करने देता। सो माय एडवाइस इज़ कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा और आपको एंडोमेट्रियोसिस है, फटाफट सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सिस्ट रिमूवल एंड देन IVF, ताकि वो सारे नॉर्मल जो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं उनको बाईपास करें, IVF कराएं, एक बेबी आपके पास आए, ताकि आप अपनी बाकी ज़िंदगी में फिर ट्राई करते रहो नॉर्मल के लिए, लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक बेबी आ जाए। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इस बात के लिए नोन है कि मुकम्मल कई मरतबा नहीं जाता और वो डैमेज करता जाता है, और अगर आप बहुत देर वेट करो तो फिर इतना डैमेज हो जाता है कि एट टाइम्स फिर हमसे एग्स भी नहीं आते IVF के लिए। सो एंडोमेट्रियोसिस का अगर डायग्नोसिस होता है, गो टू अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जिसका बहुत तजर्बा हो, जिसको पता हो कि हर सिस्ट हर दफ़ा एकदम निकालने वाला नहीं है, एंड इफ़ द सर्जरी इज़ नॉट डन राइट, अगर सर्जरी सही तरह से नहीं होती तो उल्टा नुकसान होता है। थैंक यू।